तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन कर लिया, आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों के बारे में जानकारी की कि आंकड़े किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमने उसमें देखा था प्राथमिक स्रोत है एक पहला, और दूसरा क्या है, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत, आंकड़ा प्राप्त करने का पहला स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत, और दूसरा क्या है, द्वितीयक स्रोत। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, स्रोत के बारे में, जिसमें प्राथमिक स्रोत हमने बताया था ये आंकड़ा प्राप्त करने का कच्चा स्रोत है। इससे आंकड़े जो प्राप्त होते हैं, कैसे आंकड़े मिलते हैं, कच्चे आंकड़े मिलते हैं। जो स्वयं जा करके सूचना इकट्ठा करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति अथवा जो है कोई संस्था अथवा जो है शोध करने वाला व्यक्ति स्वयं जा करके फील्ड में जब आंकड़ा इकट्ठा करता है तो वो प्राथमिक स्रोत होता है। द्वितीयक स्रोत में हमने देखा था एक प्रकाशित था और दूसरा अप्रकाशित था। सरकारी हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, निजी स्रोत हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत का अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आंकड़ों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उसमें से कुछ चुनिंदे आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं सैम्पलिंग के माध्यम से। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो और आपको 2 किलो चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए। अब आप दुकानदार तो तमाम वैरायटी का चावल लगता है, ठीक है, मंसूरी, श्यामा, गुजराती, तमाम वैरायटी के, बासमती में तमाम वैरायटी आती हैं, तो तमाम वैरायटी के चावल दुकानदार रखता है। और अब आपसे आपको वो ऐसा नहीं कि सभी वैरायटी की एक एक बोरी लाकर 25-25 किलो की कट्टी ला करके आपको दिखाएगा, कहेगा इसमें से जो पसंद हो 2 किलो बता दो, उसमें से तौल दूँ। ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, एक जो है सैंपल लेकर आएगा, मतलब 2 चुटकी 3 चुटकी हर चावल बोरी में से सैंपल ला करके आपको दिखाएगा। फिर आप उसको हाथ में लेकर के चेक करोगे, देखोगे, सूंघोगे कि सुगंध अच्छा है, तो उसके बाद में आप कहोगे इसमें से 2 किलो तौल दो। तो सैंपल लेके आया ना। तो यहाँ पर जो है आंकड़ों को जो है बहुत सारे आंकड़े हैं। अब उस सारे आंकड़ों में से हमको सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से जो है आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। एक मतलब अलग से तकनीक है जिसको बोलते हैं सैंपल टेक्निक। कौन सी टेक्निक, सैम्पलिंग या सैंपल टेक्निक। तो सैंपल टेक्निक के माध्यम से भी आंकड़े जो है कलेक्ट किए जाते हैं। सैंपल टेक्निक के माध्यम से भी आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिचयन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचयन तकनीक। कौन सा तकनीक, प्रतिचयन तकनीक। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया कि उदाहरण देकर के चावल खरीदने वाला, वही टेक्निक है। उसमें भी सैम्पलिंग के माध्यम से चावल जो है आप लेकर आते हो, बहुत सारी बोरियां हैं चावल की, उसमें से आपने 2 किलो चाहिए, तो इस तरीके से सैंपल के माध्यम से आपको दुकानदार दिखाता है और लेकर आता। तो आंकड़ों की जो भीड़, आंकड़ों की बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ है, उसमें से जब हम आंकड़े छांटते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसे कौन सी तकनीक कहते हैं, सैम्पलिंग या प्रतिचयन तकनीक। अब प्रतिचयन तकनीक के 3 जो है विधियां हैं। प्रतिचयन तकनीक की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एक है आपका पर्ची विधि। अब इसको लिखते चलना। तो यहाँ पर आप परिभाषा में लिख लो कि जो प्रतिचयन तकनीक है उसमें परिभाषा क्या लिखोगे कि आंकड़ों की भीड़ भाड़ में से कुछ नमूने इकट्ठा करने की तकनीक को क्या बोलते हैं, प्रतिचयन तकनीक या सैम्पलिंग टेक्निक या प्रतिचयन टेक्निक। सीधे 1-2 लाइन में लिख लोगे कि आंकड़ों की भीड़ भाड़ में से कुछ नमूनों को इकट्ठा करने की तकनीक क्या है, प्रतिचयन टेक्निक। अब इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि क्या है, लॉटरी विधि। पहली विधि क्या है, लॉटरी विधि या जो है पर्ची विधि। लॉटरी विधि या पर्ची विधि, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। लॉटरी विधि या पर्ची विधि को जो है कभी कभी क्या होता है कि मेलों में जाओ या किसी जो है धार्मिक कार्य में जाओ, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोगों को जो है लुभाने के लिए जो है कुछ प्राइज़ रख देते हैं, इनाम रख देते हैं कि, और उसमें कहते हैं कि आप लोग जो है 2 रुपये एक पर्ची खरीदो, 10 रुपये एक पर्ची खरीदो। इसके बाद में एक जो है डिब्बे में वो पर्ची, या एक डिब्बे में या बॉक्स में कहीं जो है पर्ची रखा ली जाती है। ठीक है, उसके नंबर होते हैं पर्ची के, और दूसरा नंबर किसके पास रहता है, नंबर पर्ची देने वाले के पास में। फिर उसके बाद में लॉटरी को क्या किया, पूरे पर्ची को क्या किया जाता है, लॉटरी जितनी सब रखी गई पर्ची सबको हिलाया जाता है। किसी व्यक्ति को बुला करके स्टेज पर आपके बीच से ही ऑडियंस को बुला करके फिर उसमें से एक पर्ची कहते हैं उठाओ, फिर दूसरी उठवाते हैं, तीसरी, फिर उस पर्ची का नंबर बोला जाता है कि इस नंबर की लॉटरी जो है यहाँ पर निकली है। अब इसमें से इस नंबर की लॉटरी जिसके पास है वो प्रथम प्राइज पाएगा, दूसरी पर्ची निकली सेकंड प्राइज पाएगा,
तो इस तरीके से जो विधि होती है, इसमें भी तो आंकड़ा निकाला जा रहा है। हज़ारों की संख्या में पर्चियाँ हैं, अब उस पर्ची में जिसका भाग्य होगा, जिस नंबर का भाग होगा, वो पर्ची खुल जाएगी। तो ऐसी टेक्निक होती है लॉटरी विधि या पर्ची विधि। लॉटरी विधि मतलब आंकड़ों, अब भीड़ भाड़ है ना, पर्ची तमाम है, हज़ारों की संख्या में पर्ची है, और उसमें से हमको 3 पर्चियाँ छांटनी हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? लॉटरी विधि या पर्ची विधि। तो इस तरीके से लॉटरी विधि या पर्ची विधि। अब इसी में है एक ढोल घुमा करके, ये सब पुरानी टेक्निक है। ढोल घुमा करके एक विधि है, ठीक। इसमें भी क्या करते हैं, पर्ची रखी जाती है, ये पुरानी टेक्निक है। पहले क्या होता था, एक ढोल होता था और उस ढोल में पर्ची डाल दी जाती थी, फिर ढोल को ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, चक्री लगी होती थी, फिर घुमा देते थे और उसमें से कहते थे एक पर्ची निकाल लो। तो ऐसे ढोल घुमा करके पर्ची निकाली जाती थी। तो ढोल घुमा करके पर्ची निकालने की सैम्पलिंग, नमूना निकालना है। इसमें से हज़ारों पर्चियों में से 2-3 नमूने निकालने हैं। तो कैसे हम ढोल घुमा करके उसमें से पर्ची निकालेंगे। तो ऐसी दूसरी टेक्निक होगी ढोल घुमा करके। और तीसरा, ये चूँकि नई टेक्निक है, चक्र या प्लेट घुमा करके। आजकल क्या होता है, आजकल जो है आप लोग जो है मोबाइल पे भी ये गेम खेलते हो, चक्र या प्लेट घुमा करके। इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली कैसीनो वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें एक चक्र होता है इस तरीके से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक विद्युत से उपकरण से कनेक्ट रहता है। फिर इसमें कांटा लगा होता है और नंबरिंग लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, जो जितने भी नंबर लिखे हो 10 20 15। फिर आप नंबर लगाते हो, फिर उसमें कहते हैं हमको 12 नंबर जो है चाहिए, 13 नंबर चाहिए। फिर वो कैसीनो वाला क्या करता है, चक्री को बटन ऑन कर देगा, चक्री घूमेगी, फिर एकदम से बोलेगा स्टॉप और चक्री को रोक देगा। फिर चक्री घूमते घूमते जिस नंबर की सुई पर रुकेगी वही नंबर विजयी हो जाएगा। अगर आपने 12 नंबर या 13 नंबर बताया, 13 नंबर पे चक्री रुक गई तो फिर आपका वो नंबर जो है लकी हो जाएगा और विजेता हो जाओगे। तो इस तरीके से आजकल ये मोबाइल में भी, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत देखने को मिलता है। उसमें भी जो है 2-4 तो दिखा देंगे कि जो है विजय जीत रहे हैं, उसके बाद में आप पैसा लगाओगे, हारते जाओगे, ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से जुआ है। तो ये सब हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, भूगोल में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रतिचयन तकनीक है, सैम्पलिंग तकनीक है, जिसका प्रयोग हम लोग मतलब देखते हैं समाज में कहाँ कहाँ होता है, वो चीज़ है। बाकी इसका भूगोल में कोई उपयोगिता नहीं है। तो चक्र या प्लेट घुमा करके इस 3 विधियों की सहायता से सैंपल को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब कोई व्यक्ति गया अपना चेकअप कराने, ठीक है, डॉक्टर ने लिख दिया कि आप ब्लड चेक कराओ, आपके अंदर हो सकता है मतलब ये बीमारियां हैं, हो सकता है ये इन कमियों से हो। तो जो उसका सैंपल लेने आएगा, जिसको पैथोलॉजी वाला, पैथोलॉजिस्ट जो आएगा, जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर 7 लीटर खून है सारा निकाल ले जाएगा और फिर बाद में चेक करेगा। सैंपल ले जाता है। वो क्या ले जाता है, सैंपल ले जाता है। एक सिरिंज लगाएगा और सिरिंज से थोड़ा सा 2-4 बूंद ब्लड निकालेगा और रख ले जाएगा। तो वो भी तो सैंपलिंग पे ही है, वो भी किस पे है, सैंपलिंग टेक्निक पे है। तो ये सब आंकड़ों को इकट्ठा करने की कौन सी टेक्निक है, सैंपलिंग जो है, सैंपलिंग टेक्निक। और ये रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। ये कैसा होता है, यादृच्छिक, यानी ये यादृच्छिक मतलब रैंडमली तो निकाल रहे हैं। अब जैसे चक्री घुमा रहे हो, अब इसमें नंबर जो आएगा वो ऐसा तो नहीं जो आपने कहा वही नंबर आएगा, यादृच्छिक आएगा, यानी रैंडमली आएगा। कोई भी नंबर जो है लकली आएगा, नंबर कैसा आएगा, भाग्यवश आएगा। अब आप जो है आपने लॉटरी खोली, पर्ची डाली किसी जो है किसी जो है खेल में, अब क्या पता आपकी पर्ची खुले या दूसरे की पर्ची खुले, तो कैसे खुलेगी वो पर्ची, रैंडमली तो खुलेगी, यादृच्छिक खुलेगी। रैंडमली मतलब यादृच्छिक खुलेगी। 22 भाग्य जो है आपकी पर्ची खुल सकती है, वो नहीं भी खुल सकती है। तो ये सिस्टम, सैंपलिंग सिस्टम किस पर निर्भर करता है, रैंडमली, रैंडम व्यवस्था पर, यादृच्छिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये जो है आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक दूसरी टेक्निक थी। इसके पहले हमने आंकड़े इकट्ठा करने के 2 स्रोत देखे थे, वही मुख्य स्रोत हैं, उसी से हमको जो है आंकड़े इकट्ठा करने। अब यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है कि आंकड़ा इकट्ठा करने की प्रतिचयन तकनीक से आप क्या समझते हो, प्रतिचयन अर्थात सैम्पलिंग टेक्निक से आप क्या समझते हो। तो क्या परिभाषा दोगे कि जब आंकड़ों की भीड़ भाड़ में से नमूना सर्वेक्षण करके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिचयन। हाँ, नमूना, सैंपल की हिंदी ही नमूना होती है। तो नमूना इकट्ठा करना है। नमूना का मतलब
दो चार अंक इकट्ठे कर लो और वो नमूना हो जाएंगे। जैसे कहते नहीं, हम लोग भीड़ में से 2-4 नमूनों को इकट्ठा करते हैं, किसी के बाल जो है ऐसे कुतरे होते हैं, किसी के जो है शर्ट खराब होती है, फिर कहते हैं ये नमूने हैं, तुम्हारे 100 बच्चों के बीच में एक नमूना खड़ा कर दिया ना। तो ऐसे ही नमूना जो है आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण का ही नमूना होता है। ठीक, अब मैं जो मुख्य हमारा इस पाठ में जो सबसे प्रमुख टॉपिक है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यहाँ से जो है हमारे न्यूमेरिकल्स चलते हैं, यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अगला टॉपिक है हमारा, है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़े किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग इसका प्रस्तुतिकरण और इसका वर्गीकरण करना सीखेंगे। इसके भी 3 तरीके हैं मुख्य रूप से। आंकड़ों के जो है प्रस्तुतिकरण के 3 तरीके हैं। एक तो है निरपेक्ष, इसको आप ऐसे टेबल बनाते चलना। पहला क्या है, निरपेक्ष। निरपेक्ष विधि, आंकड़ा प्रस्तुत करने का कौन सी विधि, निरपेक्ष। निरपेक्ष जिसकी कोई जो है तुलना ना की जा सके उसको निरपेक्ष विधि कहते हैं, अभी समझाएंगे। दूसरी विधि है अनुपात या प्रतिशत विधि। दूसरी विधि कौन सी है, अनुपात या प्रतिशत विधि, प्रतिशत या अनुपात विधि, ठीक है। और तीसरी है आपकी सूचकांक विधि। कौन सी विधि, सूचकांक विधि, इंडेक्स, ठीक है। तो ये 3 विधियां, इनको समझ लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद में चर्चा करो। निरपेक्ष विधि में क्या होता है, आंकड़े जो है अतुलनीय होते, किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे किसी भारत में जैसे जनसंख्या के आंकड़े हमको देखने हैं, जनसंख्या के आंकड़े हर राज्य की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है, हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। बिहार की जनसंख्या कुछ हो गया, घनत्व की बात करें, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कुछ होगी। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कुछ है। तो इस तरीके से मतलब बिना किसी तुलना के अगर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो वो आंकड़े किस रूप में प्रस्तुत होते हैं, निरपेक्ष विधि से। किस विधि से, निरपेक्ष। सापेक्ष विधि में क्या होता है, हम तुलना करते हैं, सापेक्ष विधि में हम तुलना करते हैं, लेकिन निरपेक्ष में कोई तुलना नहीं होती है। इसमें आंकड़े जिस चीज़ को प्रस्तुत किए जा रहे हैं वही चीज़ दिखाएंगे। तो ये एक विधि हो गई निरपेक्ष विधि। दूसरा है प्रतिशत में, जैसे हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं जो है आर्द्रता में निरपेक्ष आर्द्रता भी पढ़ते हैं और सापेक्ष आर्द्रता या जो है प्रतिशत के रूप में पढ़ते हैं। तो प्रतिशत के रूप में जो होता है वो सापेक्ष विधि भी कहलाती है। कौन सी विधि, सापेक्ष विधि या अनुपात या प्रतिशत विधि। इसमें क्या होता है, हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं कोई भी आंकड़े को, परसेंट में। जैसे मान लो 50 आंकड़े दिए हुए हैं, अब उसका हमको निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट के रूप में हम जब कोई भी आंकड़ा दर्शाते हैं, जैसे 10% मान लेते हैं, मतलब 100 बच्चों में 10% बच्चे कितने नंबर से पास हुए, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, ठीक। 20% बच्चे जो है कितने नंबर से पास हुए, सेकंड डिवीज़न से पास हुए। तो ये प्रतिशत, ये कौन सी विधि हो गई, प्रतिशत विधि। अब इसमें हम तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सापेक्ष है नहीं, ये तुलनीय हो गई ना, यानी मतलब हर परसेंट बढ़ता हुआ तुलना करते हुए हैं। यानी 100 में 10 बच्चे, 100 में 20 बच्चे, तुलना कर रहे हैं ना कि 10 बच्चे 100 में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, किससे तुलना कर रहे हैं, दूसरे वाले डिवीज़न से। सेकंड डिवीज़न में 20 बच्चे पास हुए, परसेंट में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सापेक्ष विधि। यानी आंकड़ों को जो हम कैसे तुलना करते हैं दूसरे आंकड़े से, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष विधि, या उसको बोलते हैं प्रतिशत या अनुपात में। इसको प्रतिशत या अनुपात में निकाल। और जो सूचकांक होता है इसको इंडेक्स मेथड भी कहते हैं। इंडेक्स मेथड जो है ये इसी पे बाजार चलता है, शेयर बाजार इसी पे चलता है, शेयर बाजार इसी पे चलता है, किस पे, इंडेक्स मेथड पर। इसमें क्या होता है, सूचकांक बनाया जाता है, इसमें सूचकांक बनाया जाता है, एक इंडेक्स बनाया जाता है और इसके आधार पर ही बाजार चलता है, शेयर मार्केट का, ठीक। तो ये आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक तीसरा तरीका है सूचकांक मेथड, सूचकांक विधि, जिससे शेयर मार्केट चलता है। यानी कुछ बाज़ार में कुछ जो कंपनियां हैं उनको लिस्ट की जाती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं और इन कंपनियों में जो है कैपिटल्स लगे होते हैं, पूंजी लगी होती है, ठीक। और प्रोडक्शन का काम करती हैं इन कंपनियां। फिर इन कंपनियों में ऐसा तो नहीं एक ही व्यक्ति ने पैसा लगाया हो, कंपनियां सब साझेदारी कंपनी होती हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी होती हैं, हज़ारों लोगों की इसमें पैसे लगे होते हैं। अब जो जितना पैसा लगाएगा उस कंपनी में उतने % का वो क्या हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा।
फिर उस कंपनी के ग्रोथ पर, उस कंपनी के उत्पादन और ग्रोथ बिक्री पर ही वो कंपनी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी लोगों के मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो मुनाफा उसी आधार पे लोगों में वितरित कर दिया जाता है जिस आधार पे वो कंपनी ग्रोथ करती है, उसका लाभ। जैसे मान ले हमारा इस किसी कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में हमने 1% मान लेते हैं 100 रुपये की कंपनी है, एक उदाहरण 100 रुपये की कंपनी है और किसी व्यक्ति ने उसमें 1 रुपये का साझेदारी लगाई। अब वो जैसे ही कंपनी 100 से 200 रुपये में की हो जाएगी, उसकी पूरी कैपिटल कितने की हो गई, 200 रुपये की, तो उसका मुनाफा 1% वाला कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स विधि में क्या होता है, शेयर बाज़ार में कंपनियों को लिस्ट करके और इंडेक्स मेथड से भी जो है हम लोग आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आंकड़ों को प्रस्तुत करने की 3 विधियां हैं। ठीक, यहाँ पर आंकड़े किस रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या तो निरपेक्ष, जितने भी आंकड़े हैं राज्यों से संबंधित आंकड़े होंगे, चाहे वो घनत्व के हों, चाहे वो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ रहे हैं ना इस समय घनत्व वगैरह, तो वो सब किस विधि से हैं, निरपेक्ष विधि से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और प्रतिशत विधि में जब हम करते हैं, जैसे सापेक्ष आर्द्रता निकालते हैं तो उसमें प्रतिशत विधि होता है, अनुपात विधि होता है, तो वो जो है सापेक्ष विधि है या प्रतिशत विधि है। इसके अलावा सूचकांक विधि। तो 3 विधियों से आंकड़ों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और जो तीसरा हमारा अध्ययन टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आंकड़ों का वर्गीकरण। ये सब आप लिखते चलना, चार्ट इसी तरीके से जो है आप फाइल में लिखना है, बनाते चलना है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होगा आंकड़ों का वर्गीकरण से। आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये जो है महत्वपूर्ण है। यहीं से जो है आपके प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, प्रयोगात्मक परीक्षा से। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब वर्गीकरण कैसे करते हो, जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। हमने जो है किसी क्लास में जो है विद्यार्थी हैं करीब 20-15 जो भी हैं, और उनके हमने नंबर लिख लिए, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। किसी के 2 नंबर आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 5, 6, 8, 3, ठीक है, 7, और आपका हो गया 10, 12, 11, 15, ठीक, 18, 19, 20, कुछ भी हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और लिख लेते हैं, और चलो 9 लिख लिए। ठीक, तो ये 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के हमने क्या लिख लिए, नंबर लिख लिए। 20 बच्चों के हमने नंबर, आप नोट कर लो, अभी ये मैं बिगाड़ दूंगा तो आपसे पूछूंगा तो बताते चलना। ठीक, तो ये 20 बच्चों के हमने क्या लिख लिए, नंबर। अब इन आंकड़ों को हमको क्लासीफाई करना है, इनको क्या करना है, वर्गीकृत करना है, इनको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम लोग, ये कई विधियों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहली विधि हम लोग करेंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल। तो सबसे पहली विधि हमारी जो होगी वो होगी वर्ग अंतराल की। वर्ग अंतराल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्ग बनाने की 2 विधि है, अपवर्ती विधि और समावेशी विधि। इसको समझ लेना, वर्ग अंतराल बनाने की 2 विधि है, अपवर्ती विधि और समावेशी विधि। कौन सी विधि, अपवर्ती विधि और समावेशी। लिख लेना, ये पूछेगा एग्जामिनर कि कोई आंकड़ा, कच्चा आंकड़ा दिया है और उसको आप क्लासीफाई करो, उसका वर्गीकरण करोगे तो वर्ग अंतराल बनाओगे। कितनी विधियों से बनाते हैं वर्ग अंतराल, 2 विधियों से। कितनी विधियों से, 2 विधियों से। एक अपवर्ती विधि और दूसरी समावेशी विधि। अपवर्ती विधि में क्या करते हैं, मान लो जैसे ये हम ये आंकड़े लिए 2 से लेकर के, और मिनिमम कितना है इसमें, 2 है, मैक्सिमम कितना है, 20 है। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 20 है। तो पहले तो हम जो आंकड़ा दिया है उसमें देखेंगे सबसे लोवेस्ट नंबर कितनी है और सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है। तो लोवेस्ट नंबर 20 है, वो 2 है, और हाईएस्ट नंबर 20 है। अब इसके बीच हमको वर्ग अंतराल बनाना है, यानी इन जो है नंबरों को हमको समूह में बांटना है, समूह में रखना। ये विधि समावेशी विधि के अंतर्गत निकालते हैं। समावेशी विधि में लोअर लिमिट हमने 0 से 4 लिख लिया, और 5 से 9 लिख लिया, 10 से 14 लिख लिया, 15 से 19 लिख लिया, और 20 से 24 लिख लिया। ये समावेशी विधि। ये कौन सी विधि है, समावेशी। इसको जो है रिवाइज कर लो कि जो संख्या अपर लिमिट है उससे एक बढ़ा करके जो लोअर लिमिट लिखते हैं, और जो है उसके बाद में बड़ी सीमा से फिर छोटी सीमा, उससे एक बढ़ाकर लिखते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई, समावेशी विधि। तो समावेशी विधि में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 1 का अंतर आ जाता है। अपर लिमिट और दूसरी लोअर लिमिट, दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट की 1 बढ़ करके आती है। जैसे 0 से 4, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा,
तो 5 से 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 से 14, 14 में 1 जोड़ देंगे 15, 15 से 19, 19 में 1 जोड़ देंगे 20, 20 से 24। ठीक, अब 20 से 24 में सिर्फ 20 ही है, एक ही है, तो यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से ये समावेशी विधि से है। ये कौन सी विधि है? समावेशी। और अपवर्ती विधि में थोड़ा सा अंतर है, 0 से लेकर हम 5 मान लेंगे और 5 से 10 मान लेंगे। अब देखो, और 10 से 15 मान लेंगे और 15 से 20, 15 से 20। अब इसमें अपवर्ती विधि में क्या होता है, जो एक किसी वर्ग की आखिरी सीमा है, आखिरी नंबर है, वही दूसरे वर्ग के प्रारंभिक नंबर होगा, प्रारंभिक नंबर होगा। जैसे 0 से 5, 5 पहले ग्रुप की आखिरी सीमा हो गई और दूसरे ग्रुप की 5 क्या हो गई? प्रारंभिक सीमा हो गई। बस इतना अंतर है, अपवर्ती में इतना अंतर है। अब इसमें जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि 5 किस में लिखेंगे? इस वाले में लिखेंगे। 5 0 से 5 में नहीं लिखेंगे, यानी 5 जो आएगा वो किस में लिखेंगे? कोई भी संख्या जो लोअर लिमिट की है, सबसे निम्नतम नंबर की है, वो उसी ग्रुप में लिखी जाएगी जिसमें निम्नतम नंबर है। 5 जैसे इसमें 1 आया है तो एक बार 5 हम यहाँ लिखेंगे, ना कि 0 से 5 में लिखेंगे। 0 से 5 में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? 5 से 10 में। और इसी प्रकार से अगर 15 नंबर आया है तो 15 किस में लिखेंगे? 15 से 20 वाले में। तो ये कौन सी विधि हो गई? अपवर्ती। तो अपवर्ती विधि में यही अंतर है कि जो उसकी आखिरी सीमा है, जो उच्चतम सीमा है, वो दूसरे ग्रुप की कौन सी सीमा होती है? निम्नतम सीमा या लोअर लिमिट होती है। दूसरे ग्रुप में जो अपर लिमिट है उसी की लोअर लिमिट दूसरे ग्रुप में हो जाएगी सीधे। लेकिन समावेशी विधि में थोड़ा सा अंतर है कि जो अपर सीमा है उसमें 1 बढ़ा करके लोअर लिमिट लिखी जाती है, 1 बढ़ा करके लोअर लिमिट। अब इस आंकड़े को, इस वर्ग अंतराल के आधार पे कोई भी एक विधि ले सकते हैं, चाहे समावेशी विधि लिखो चाहे अपवर्ती विधि लिखो। किसी भी विधि से हम इसको क्या करेंगे, जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाएंगे। किसी भी विधि से हम, पहले तो ये संख्या हम एक तरफ लिख लें। कौन कौन सी संख्या थी? 2, 4, 5, 6, 8, बताते चलना, 3 है, 7 है, 10 है, 12, 11, 15, 18, 19 और 20 और 9। इस तरीके से 20 हो गए, देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कहीं कुछ छूट गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही तो हैं। ठीक, तो ये कितने हैं? 15 हैं। ठीक, अब इसको हम वर्ग अंतराल में बनाएंगे। वर्ग अंतराल में बनाएंगे तो इधर हम वर्गीकरण करने के लिए पहली विधि लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहली विधि क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक, अब वर्ग अंतराल में जैसे हम समावेशी विधि लिख रहे हैं। कौन सी विधि लिख रहे हैं? समावेशी विधि से लिख रहे हैं। तो 0 से 5, भाई सबसे लोवेस्ट सीमा 2 है और सबसे अधिकतम सीमा, सबसे बड़ा नंबर 20 है, सबसे कम नंबर 2 है। तो 2 से 20 के बीच में हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, यानी 0 से 5 बनाएंगे, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। अब 20 इस वाले में आ जाएगा, लास्ट वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ग अंतराल हमारा बन गया। कौन सी विधि पर? ये अपवर्ती विधि पर। ये कौन सी विधि पर है? अपवर्ती विधि पर ये वर्ग अंतराल बन गया। अब वर्ग अंतराल के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे आंकड़े। जो हमारे आंकड़े आए हैं इनका समूह बनाएंगे। अब 0 से 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 है तो 2 भी लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में 4 है और 5 इसमें नहीं आएगा। मैंने बताया 5 किस में आएगा? लोअर लिमिट वाले में। अगर जहाँ 5 तो 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा। इसके बाद में और कोई नंबर नहीं है। ठीक, अब 5 से 10 में 5 स्वयं आ जाएगा तो 5 यहाँ लिख लेंगे और 6 भी आ जाएगा तो 6 लिख लेंगे, 7 आ जाएगा, 8 भी है और यहाँ पर लास्ट में 9 भी है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इसमें आ गए। और 10 से 15 में 10 है, कहीं 10 है यहाँ पर, तो 10 हो गया। और 10 के बाद में 12 है, 12 है, 12 के बाद में 11 है। यहाँ से चलो, लाइन से चलो, 11 है। ठीक, और 11 के बाद में कोई नहीं है तो 3। और 15 वाले में, 15 से 20 वाले में 15 स्वयं हो गया, 15 स्वयं हो गया। कहीं 16 है, 16 नहीं है, 18 है और 19 है और 20 भी, और कितनी है? 20 है। तो इस तरीके से ये आंकड़े लिख लिए। अभी गिन लो 15 हो गए कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये हमारा सही हो गया। अब इन आंकड़ों को हम, ये आंकड़े देखने में थोड़ा सा सही नहीं लगे, गिनना पड़ रहा है हमको, तो इनको हम टैली चिन्ह से लिखते हैं। इनको किससे लिखते हैं? टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह।
टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह से इनको हम लिखते हैं। टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। टैली चिन्ह किसको बोलते हैं? जैसे अब ये 3 है तो इसको रोमन में लिखेंगे। रोमन 1 2 3, 3 डंडा खींच देंगे, 3 डंडा खींच देंगे तो ये रोमन अक्षर हो गए। तो ये टैली। अब ये 4 है, 1 2 3 4 5 है। इसमें कितने हैं? 5। तो 5 लिखने के लिए 4 डंडा खींच करके और एक डायगोनल काट देंगे। एक क्या कर देंगे? डायगोनल। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, यानी एक समूह इस ग्रुप में कितने नंबर हो गए? 5। तो अब यहाँ आपको गिनना पड़ता 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर आपने तुरंत देख लिया कि 5 है तो 5 हो। और इसमें 1 2 3 है तो 3 डंडे खींच दोगे इसमें 3, और इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें 4 डंडे खींच दोगे। तो इस तरीके से आप जो है ये कौन सी, इसको क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। तो एग्जामिनर पूछेगा कि टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह किसे कहते हैं? टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह किसे कहते हैं? तो रोमन अंकों में जब हम आंकड़ों के वर्ग को दर्शाते हैं तो वो टैली चिन्ह की सहायता से दर्शाते हैं। किसकी सहायता से दर्शाते हैं? टैली चिन्ह। क्योंकि हमको आंकड़ों को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। हमको अब कौन से ग्रुप में कितने नंबर हैं तो इसको देख करके आसानी से हम पहचान सकते हैं। 5 कैसे लिखा जाता है? 4 को 4 डंडा खींच करके और एक डायगोनल तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं। अब जैसे इसमें मान लेते हैं किसी ग्रुप में अगर 7 नंबर होते तो इस तरीके से ये हो जाता और 2 डंडे और खींच देते, 2 डंडे अलग से और खींच देते तो 7 हो जाता। अगर 9 है तो फिर एक ये हो गया और 4 डंडे अलग से खींच दिए। अगर 10 है तो 2 इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टैली चिन्ह। कौन से चिन्ह? टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। अब इसकी हम निकालेंगे आवृत्ति। इसकी क्या निकालेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता भी बोलते हैं और आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक। तो जो संख्या, यही टैली चिन्ह कितने नंबर के है? ये 3 है। दूसरा कौन सा है? 5 है। तीसरे में 3 है और चौथे में 4 है। यही क्या हो गया? आवर्ती। इसी को क्या बोलते हैं? आवर्ती। साधारण आवर्ती। बहुत सरल है, दिक्कत नहीं हुई। इसको बोलते हैं साधारण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण। तो पहले में हमने आंकड़ों को, कच्चे आंकड़ों को क्या बनाया? वर्ग अंतराल बनाया। कच्चे आंकड़े का क्या बनाया? वर्ग अंतराल। दूसरे में हमने आंकड़ों की नंबरिंग की, कौन से वर्ग में, कौन से ग्रुप में कौन सा आंकड़ा आया। फिर हमने टैली चिन्ह बनाया। क्या बनाया? टैली चिन्ह। फिर हमने क्या बनाया? आवृत्ति बनाई। साधारण आवृत्ति, इसको बोलते हैं साधारण आवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। या इसको बारंबारता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक है। आप अगर अर्थशास्त्र पढ़ रहे होगे तो उसमें बारंबारता बंटन पढ़ा होगा। बारंबारता बंटन, बारंबारता बांटना। ठीक। हाँ, बारंबारता। तो इसको आवृत्ति भी बोलते हैं और बारंबारता भी बोलते हैं। यानी संख्याओं की रिपीटेशन। संख्याओं की क्या है? रिपीटेशन। तो पहले ग्रुप में 3 हो गया, दूसरे ग्रुप में 5 हो गया, तीसरे ग्रुप में 3, चौथे ग्रुप में 4, और ये टोटल करेंगे तो 15 आनी चाहिए। 5 3 8 और 8 7 15, तो 15 हो गए टोटल। ठीक। अब इस आवर्ती, जो साधारण आवर्ती है, इसको हम संचयी आवर्ती में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? संचयी आवर्ती में। तो इस आवर्ती को संचयी आवर्ती में निकालने का एक तरीका है संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती को बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी यानी एक जो निचला नंबर है ऊपर के नंबर में जोड़ते चले जाते हैं। निचले नंबर को ऊपर के नंबर में, जैसे 3 है तो 3 में नीचे 5 है, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ तो 3 लिख देंगे, यहाँ तो 3 लिख देंगे, और 5 इसमें जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 11 में 4 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। तो यानी हर पहले वाले नंबर में नीचे के नंबर को जोड़ते चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संचयी आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं। तो ये संचयी आवर्ती है। संचयी आवर्ती हमने कैसे निकाला? जो आवर्ती दी, जो आवर्ती वाली संख्या थी, उस आवर्ती वाली संख्या में निचली संख्या को हम क्या करते चले गए? जोड़ते चले गए। और जो लास्ट वाली संख्या जो आएगी वो योग के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए? जो संचयी आवर्ती की जो योग है, टोटल है, उसके बराबर आनी चाहिए, तभी हमारे संचयी आवर्ती सही मानी जाएगी। अगर बराबर नहीं आई तो संचयी आवर्ती, अर्थात हमने कहीं जोड़ने में क्या कर दी? गलती कर दी। पहले तो हमको जो नंबर है, सामने वाला जो नंबर है, उस नंबर को सामने उसके लिख देंगे।
सामने उसके लिख देंगे, कैसा भी। अभी मैं एक प्रश्न दूंगा, उसको घर से करके लाना है, तो सामने उसके लिख देंगे। फिर उसके नीचे हम जोड़ते चले जाएंगे। 5 को हमने 3 में जोड़ा, ठीक, 8 हो गया। 8 में हमने 3 जोड़ा, 11 हो गया। 11 में हमने 4 जोड़ा, 15 हो गया। तो 15 4 के बगल में आ जाएगा, 15 जो है 4 के बगल में आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ये संचयी आवर्ती। अब संचयी आवर्ती, ये तो 3-4 तरीके हो गए। अब इस आंकड़े को आपको नोट करके रखना है। अब इस आंकड़े को आप उसमें नोट कर लिया ना, तो उसको संचयी आवर्ती को नोट करके रखो। अब इससे हम बनाएंगे जो है पॉलीगॉन, आवर्ती बहुभुज। इस चैप्टर में आवर्ती बहुभुज भी बनाया गया है। तो अगला हमारा टॉपिक है, यानी आंकड़ों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है आवर्ती बहुभुज बनाना, या इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, पॉलीगन। पॉलीगॉन बनाते हैं किसका? इसी संचयी आवर्ती का। किसका बनाएंगे? संचयी आवर्ती का हम क्या बनाएंगे, बल्कि आवर्ती का हम क्या बनाते हैं? पॉलीगॉन बनाते हैं। अब इसके लिए बनाने के लिए हम एक जो है लंब डालेंगे और एक आधार बनाएंगे। ये x 2 अक्ष होते हैं, हाँ, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ठीक है। और y अक्ष पे हम लिखेंगे आवर्ती, y अक्ष पे क्या लिखेंगे? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। और x अक्ष पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, ठीक है। इस पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसे आपको बनाना है सादे वाले पेज में, जो सादा पेज है वहाँ पर बनाना है। ऐसे दूसरा सवाल दे दूंगा, उसको आपको हल करके ऐसे बनाना है। अब आवर्ती हमको मिला है 3, 5, 3, 4, ये हमारी क्या है? आवर्ती। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आवर्ती में क्या है? 5 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या 5 है। और वर्ग अंतराल हमारा 0 से लेकर 20 तक था। कहाँ तक था? 0 से लेकर के 20 तक। तो 0 से लेकर के 5 ये वाला वर्ग अंतराल हो गया, और 5 से लेकर के 10 ये वाला वर्ग अंतराल हो गया, और 10 से लेकर के 15, और 15 से लेकर के 20। अब बढ़िया से लिख लेना, एक वर्ग अंतराल 0 से 5 ग्रुप हो गया, दूसरा 5 से 10, तीसरा 10 से 15 और चौथे 10 से 20। और इधर हमको नंबर डाल लेना, आवर्ती 0 से शुरू करना है और मैक्सिमम 5 तक है, तो नंबर डाल देंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये नंबर डाल देंगे। इनमें नंबर लिख दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो y अक्ष पे हमने क्या लिखा? आवर्ती। y अक्ष पे हमने क्या लिखा? आवर्ती। और x अक्ष पर क्या लिखा? वर्ग अंतराल। समझ गए कि नहीं? ये कहाँ से बना रहे हैं? आवर्ती से बना रहे हैं। आवर्ती बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? आवर्ती की। किसकी बना रहे हैं? आवर्ती की। संचयी आवर्ती की नहीं, किसकी? आवर्ती की। इसीलिए इसका नाम है आवर्ती बहुभुज। क्या नाम है? आवर्ती बहुभुज। अब आवर्ती बहुभुज में जब बहुत सारी भुजाएं बनेंगी तो आयत बनेंगे। क्या बनेंगे? आयत बनेंगे। अब इसमें 0 से 5 पे, यहाँ पे था ना 0 से 5 ये वाला ही तो था, और 5 से 10 ये वाला ग्रुप था, और 10 से 15 ये वाला ग्रुप था, और 15 से 20 ये वाला ग्रुप था। यही तो था वर्ग अंतराल। तो 0 से 5 में कितना नंबर है? 3। अब 3 नंबर यहाँ पे शायद एक मिस हो गया ना, 1, 2, ये है 3। 3 नंबर पे हम इस तरीके से एक आयत बना देंगे। एक क्या बना देंगे? आयत बना देंगे 3 नंबर। और दूसरे वाले 10 से 5 में कितना नंबर है? 5। 10 से 5 में कितना है? 5। तो दूसरा अरे इधर सुन लो, दूसरा आयत हम बना देंगे दूसरे वर्ग अंतराल पे। तीसरा है 10 से 15, इस पे कितना नंबर है? 3। तो ये भी एक आयत बन जाएगा 3 नंबर तक। यहाँ पर 3 है ना, 3। और चौथा है 15 से 20 में 4, 15 से 20 में 4, तो ये यहाँ तक आ जाएगा 4 तक। ये हमको क्या मिल गया? आयत मिल गया, बहुभुज मिल गया। अब इसकी जो मध्य बिंदु है, इसकी जो हर आयत की जो मध्य बिंदु है, इसे तो पहली बात ये जो है आयताकार बन गया। इसको अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। अंग्रेजी में तो हिस्टोग्राम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। ये आयताकार बन गया, तो ये हिस्टोग्राम बन गया। किससे बनाया हमने? आवर्ती बहुभुज से बनाया, आवर्ती से बनाया। अब जो मध्य बिंदु है, हर आयत के क्या है? जो मध्य बिंदु है, बीच का जो पॉइंट है उस पर हम टिक लगा लेंगे। बीच के पॉइंट पे क्या लगा लेंगे? टिक लगा लेंगे। फिर पटरी रख करके हम ऐसे पटरी रखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से, अरे समझ लो, यहाँ से यहाँ के बीच पटरी रखेंगे। फिर इसको ऐसे हम लाइन खींच देंगे, इसे हम लाइन खींच देंगे। दूसरे कलर से खींच सकते हो या फिर आप डॉट डॉट लाइन खींच सकते हो। फिर यहाँ से पटरी रखेंगे यहाँ तक, फिर इसको हम इससे खींच देंगे, मिलान देंगे। और
फिर पटरी यहाँ से यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल गया, पॉलीगॉन बन गया। क्या बन गया ये, पॉलीगॉन, बहुभुज बन गया। इसको बोलते हैं बहुभुज या पॉलीगॉन। यही चीज़ हमको बनाना था आवर्ती बहुभुज में। क्या बनाना था ये, आवर्ती बहुभुज। तो आंकड़ों के वर्गीकरण को एक बार फिर से समझ लो। इसमें हमने 4-5 चीज़ें हमें बनाना है। आंकड़ों के वर्गीकरण में हमको क्या क्या बनाना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाना है। हमको कोई भी अभी देंगे एक प्रश्न जो है, ऐसे 15-20 आंकड़ों का एक प्रश्न देंगे, फिर उसमें आपको सबसे पहले क्या बनाना है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बनाना है। ठीक, समावेशी विधि से या अपवर्ती विधि से, किसी भी विधि से आप वर्ग अंतराल बनाओगे। वर्ग अंतराल बनाने के बाद में फिर आंकड़ों को लिखोगे, जो आंकड़े हैं किस वर्ग में कौन सा आंकड़ा आ रहा है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद में टैली, क्या करिए, हाँ, फिर इसके बाद में टैली विधि से, फिर कौन सी विधि से, टैली विधि से। टैली विधि में रोमन संख्या लिखते हैं। ठीक, 5 लिखने के लिए 4 लंब खींच कर को एक जो है तिर्यक रेखा खींच देंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से टैली विधि। फिर टैली विधि के बाद से आवर्ती निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, आवर्ती निकालेंगे। यानी अब मान लीजिए इस ग्रुप में 5 है तो उसके सामने 5 लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। इसी को बोलते हैं संचयी, इसी को क्या बोलते, वो आवर्ती बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आवर्ती या बारंबारता। और जब इसको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, संचयी आवर्ती, वो क्या हो जाएगी, संचयी। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल नंबर 1 हो गया, दूसरे नंबर पे आंकड़े हो गए, समूह में रखना है, तीसरे नंबर पे टैली चिन्ह करना है, और चौथे नंबर पे हमको आवर्ती निकालनी है, और 5वें नंबर पे संचयी आवर्ती निकालनी है, और 6वें नंबर पे आवर्ती बहुभुज निकालना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं आंकड़ों की सहायता से। आंकड़ों, हाँ, ये ग्राफ पे बनेगा। ये जो हरा वाला ग्राफ शीट है ना, उस पर बनेगा। अब एक प्रश्न लिख लो, ये तो तुम बना के लाओगे, और एक प्रश्न लिख लो अपने घर से बना के लाना है। अब इसमें हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आप लिख लो आंकड़ों के वर्गीकरण में। हाँ, आंकड़ों के प्रश्न लिख लो। हाँ, प्रश्न ऐसे लिखो, निम्नलिखित आंकड़ों को वर्गीकृत कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों को वर्गीकृत कीजिए तथा उससे आवर्ती बहुभुज बनाइए। प्रश्न लिखो, निम्नलिखित या निम्न मैंने लिख लिया, निम्न आंकड़ों को वर्गीकृत करते हुए, निम्न आंकड़ों को वर्गीकृत करते हुए उसका आवर्ती बहुभुज बनाइए। क्या बनाइए, आवर्ती बहुभुज बनाइए, बहुभुज बनाइए। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया। ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब आंकड़ा हम लिखा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे संख्या लिखाएंगे और उसी संख्या से आपको बना कर लाना है। ठीक, जैसे हमने 20 नंबर दे देते हैं, 5, 8, 7, 6, 11, 17, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 हो गया। फिर 25, 24, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अभी 4 और आएंगे, और 7, 6 और 8, और दूसरा हो गया आपका 21। तो ये 20 संख्या होगी। ठीक है, टोटल 20। देखो कितनी बार भी आए कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार भी आए आपको लिखना है उस जिसमें 2 बार आई संख्या तो 2 बार लिख दो बस, इसीलिए डबल कर दिया है मैंने। अब देखो, फिर देख लो इसको सही से, देखो हाँ, एक लंग हो गए। 5, 8, 7, 6, 11, 17, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 26, 25, 24, 23, 7, 6, 8, 21, 20 संख्या हो गई है। तो इस 20 संख्या का आपको क्या बनाना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करके क्या बनाना है आपको, आवर्ती बहुभुज बनाना है, आवर्ती बहुभुज बनाना है। तो इस तरीके से आपको हल करके लाना है। इसमें आपको 5 मैंने स्टेप बताए हैं। वर्ग अंतराल बनाना है पहला, तो दूसरा आपको आंकड़ों को समूह में रखना है, कौन से वर्ग में कौन सा नंबर आ रहा है। अब कहीं कहीं डबल हो गए, जैसे मान लेते हैं 26 2 बार हो गए, 25 2 बार हो गए, इस तरीके से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, डबल कर देना, वो उसमें आ जाएंगे, नंबर उसी में आ जाएंगे जिसमें 25 वाले ग्रुप में होंगे। तो इसको आप चाहे समावेशी विधि से बनाओ, चाहे अपवर्ती विधि से, वर्ग अंतराल चाहे जिस विधि से बनाओ, इस तरीके से ये, हाँ, किसी भी विधि से। तो इसको ऐसे बना करके और उसकी क्या बनानी है, आवर्ती बहुभुज बनाना है। और उसके बाद में हम लोग अगले
कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। एक बहुत ही कठिन चैप्टर है, टॉपिक है, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओजाइब, ओजाइब कैसे बनाते हैं, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, ओजाइब बताया था। बहुत समझ में, किताब से आप कभी नहीं समझ सकते हो। तो ओजाइब को मैं ऐसे ही बहुत आसान भाषा में, हाँ नहीं, इसी में लास्ट है हमारा, इसी चैप्टर में आंकड़ों के स्रोत एवं संकलन में ही एक टॉपिक है ओजाइब। ठीक, इसी के आधार पे, आवर्ती बहुभुज के आधार पे ही ओजाइब का निर्माण किया जाता है, आवर्ती के आधार पे ही। तो कल उसको हम बताएंगे।